आप लोग मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है। तो कल हमने कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के नाम याद करने शुरू किए थे, उनके बारे में इकट्ठा करके पढ़ना शुरू किया था। हमने हेनरी हार्डिंग, ठीक है, हेनरी हार्डिंग हमारे इसमें फेमस है क्योंकि इन्होंने जो एनफील्ड राइफल है इनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। आरसी दत्त के बारे में पढ़ा, जो एक सिविल सर्वेंट थे, जो एक हिस्टोरियन थे और राइटर थे, जिन्होंने एमजी रानाडे और दादा भाई नौरोजी के साथ मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य का जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की कहानी है उसको हम सबके लिए उजागर किया था, जिसको हम ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी कहते हैं, जो दादा भाई नौरोजी ने, और किस प्रकार से आर्थिक उत्पीड़न, किस प्रकार से भारत का आर्थिक दोहन अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था, इस बात को समझाया इन्होंने। और ये बात बाद में लोगों तक पहुंची और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण कारण बनी। सर सैयद अहमद खान, जो एक एजुकेटर थे, पॉलिटिशियन थे और जिन्होंने सब मुस्लिम समाज में सुधार का विचार उठाया, इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। और ये चाहते थे कि मुस्लिम धर्म में जो धार्मिक ऑर्थोडॉक्सी हो, जो रूढ़िवादिता है, धार्मिक रूढ़िवादिता है, उसको बदला जाए और कुरान को भी, तो कुरान जो रिलीजियस लिटरेचर है मुस्लिम धर्म का, उसको आज के समय, उस समय के अनुसार, समय के अनुसार, बदलते हुए समय के अनुसार उसको पढ़ा जाए। उनका जो सबसे बड़ा योगदान था वो था वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है, मुस्लिम समाज में पश्चिमी शिक्षा को वहाँ पहुँचाना। थियोडोर बेक ये पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल बने। तो जो सर सैयद अहमद खान के एक सहयोगी थे थियोडोर बेक। बदरुद्दीन तैयब जी भारत के इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस थी, उसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने, तीसरे अध्यक्ष बने और पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले जो एक भारतीय नेता थे, स्वाधीनता संग्राम के नेता थे, और उन्होंने संगठन बनाया था जिसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, और ये दक्खन एजुकेशन सोसाइटी के कंट्रीब्यूटर भी थे। इनको महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु, इसके अलावा ये दोनों नेताओं को, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, दोनों के राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल मेंटर कहे जाते हैं। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में, भारत के भीतर जो नमक कानून है, ठीक है, उस पर हमला किया, उसकी जो कमियां हैं उनको गिनाया। एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। कांग्रेस के शुरुआती एक फाउंडर मेंबर थे। आरसी दत्त और दादा भाई नौरोजी के साथ मिलकर भारत का जो इकोनॉमिक एनालिसिस है, भारत में जो अंग्रेजी शासन है उसका इकोनॉमिक एनालिसिस इन्होंने किया। भारत में तमाम तरीके की जो सामाजिक बुराइयां थी उनको हटाने के लिए इन्होंने काम किया, और इसी कारण इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, जो एक पैरेलल संस्थान था, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था राजनीतिक बदलाव के लिए, क्योंकि अंग्रेजी सत्ता को बदलना एक राजनीतिक काम था, परंतु उस समय के लोगों को इस बात का एहसास था कि खाली राजनीतिक काम से काम नहीं चलेगा, हमें सामाजिक बदलाव की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी राजनीतिक बदलाव की।
तो सामाजिक बदलाव के लिए भी इन्होंने साथ ही साथ कदम उठाए। तो कल हम इस पर चर्चा भी कर रहे थे कि कैसे जो सामाजिक बदलाव का वो दौर था, वो प्रयास था, वो पीछे छूट गया और केवल फोकस राजनीतिक बदलाव पर ही रह गया। और इस बात का जिक्र डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी अपनी पुस्तक, अपने आर्टिकल, फेमस आर्टिकल एनहिलेशन ऑफ कास्ट में किया है। तो ये कल हम इस पर चर्चा की। इसके बाद हमने पढ़ा E.B. हेवल के बारे में। E.B. हेवल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है, कला के एडमिनिस्ट्रेटर और हिस्टोरियन थे, और बहुत सी पुस्तकें इन्होंने लिखी इंडियन आर्ट पर। तो E.B. हेवल का नाम अगर कहीं भी आता है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। ये कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में इनका बड़ा योगदान है। कला के हिस्टोरियन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, कई पुस्तकों के ऑथर थे। इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर इन्होंने कई सारी किताबें लिखी। स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता में हुआ करता था, उसके प्रिंसिपल बने। अवनींद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर कला और कला संबंधित एजुकेशन को फैलाया, और जिसमें एक भारतीय पक्ष था। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की इन्होंने स्थापना की। E.B. हेवल। इसके बाद आते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, बंद कर लीजिए प्लीज। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, भारत के एक अर्ली पॉलिटिकल लीडर थे। इन्हें सिविल सर्विसेज से, ठीक है, ये सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होने वाले वन ऑफ द अर्लीस्ट पर्सन थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, परंतु इनको हटा दिया गया, इन्हें निकाल दिया गया सिविल सर्विसेज से। इसके बाद इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर। इनके साथी थे गोपाल कृष्ण गोखले एंड ये गोपाल कृष्ण गोखले और सरोजिनी नायडू इनके पैटर्न थे, ठीक है। तो ये शुरुआती दौर के एक भारतीय पॉलिटिकल लीडर थे। बंगाल में मूवमेंट को स्पीयर हेड किया, नेतृत्व किया। इन्होंने मोर्ले मिंटो रिफॉर्म का समर्थन किया, ठीक है। और जब 1919 में मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म का विरोध किया तो इन्होंने कांग्रेस से अलग एक पार्टी बना दी। तो मतलब एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों रिफॉर्म्स को बेहतर मानते थे। अंग्रेजी जो सुधार लाए गए थे उनको बेहतर मानते थे, और इसी कारण इन्होंने एक अलग पार्टी बना ली थी। ये गांधी जी के जो तरीके थे सिविल डिसोबीडियंस के, इन सहमत नहीं थे, उनके एक क्रिटिक थे। अंबिका चरण मजुमदार अगले व्यक्ति जिनकी बात कर रहे हैं, और अंबिका चरण मजुमदार को हम याद रखते हैं लखनऊ सेशन के लिए। 1916 में जो लखनऊ सेशन हुआ था उसके लिए याद करते हैं। अब सवाल ये है कि लखनऊ सेशन की क्या उसका प्राथमिक वो है, क्या रिलेवेंस है, क्यों हम लखनऊ सेशन को याद रखते हैं, ऐसा क्या विशेष हुआ? बताएं। लखनऊ सेशन जो 1916 में हुआ था उसकी क्या विशेषता है, क्यों उसको याद किया जाता है? Sir, Lucknow session is related to Muslim League. मुस्लिम लीग,
सुनील, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं? हाँ। मुस्लिम लीग किससे संबंधित है? मुस्लिम लीग से कैसे संबंधित है? सवाल यही है कि कैसे संबंधित है। दोबारा बोलिए। सर लखनऊ सेशन मुस्लिम लीग से संबंधित है। और इसमें जो है ना कांग्रेस थी, उसने जो 1909 में जो रिफॉर्म हुआ था कि जो क्या कहते हैं उसे, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई थी, वो कांग्रेस ने इनकी बात मान ली थी और फिर लखनऊ सेशन के अंदर ये दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ आ गए थे। वेरी गुड। सर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट भी इसी समय साथ आए थे। वेरी गुड। और डायरेक्ट इलेक्शन की मांग किए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। वेरी गुड। तो ठीक बताया आपने। तो ये जो लखनऊ सेशन था कई मामलों में महत्वपूर्ण सेशन था, क्योंकि 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में बट चुकी थी। इसके बाद कांग्रेस में कोई विशेष गतिविधि भी हम नहीं देख पाते हैं। तो ये बंटवारे के बाद जो ये 1915 में बेसिकली वो जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का मिलना था वो शुरू हुआ था, और 1916 तक पहुंचते वो अपनी परिणति पर पहुंचा। जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व कर लिए गए। बाल गंगाधर तिलक जो है जेल से छूट चुके थे। जेल से छूटने के बाद उन्होंने इसको कांग्रेस को रिजॉइन किया और उनको इसमें स्वीकार किया गया। पहले फिरोज शाह मेहता हुआ करते थे जो एक मॉडरेट लीडर थे, तो वो उनकी एंट्री को अलाउ नहीं कर रहे थे। दूसरा बड़ा बदलाव हुआ इस साल में कि लखनऊ सेशन में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली बार एक साथ आए। पहली बार दोनों जो बड़े दल थे भारत के, जो दोनों बड़ी पार्टियां थी, दो बड़े पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, वो पहली बार एक साथ आए। तो ये इस बात के लिए ये सेशन फेमस है, लखनऊ सेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और 1907 का सेशन भी फेमस है, सूरत सेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, क्योंकि वो ऐसा सेशन था जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के विवाद के कारण कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए थे। फिरोज शाह मेहता एक पारसी अगले दिन नेतृत्व की व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो है फिरोज शाह मेहता, जो एक राजनीतिक नेता थे और एक लीडिंग लॉयर, उस समय के प्रमुख कानूनविद थे, ठीक है, लॉयर थे, एक मॉडरेट थे। कांग्रेस के वन ऑफ द फाउंडर हुआ करते थे, और इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट को वापस जुड़ने में, जो मैं अभी आपको कह रहा था, 1915 तक जो कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्टों को वापस, जो गरम दल के लोग थे, उनको किसी कीमत पर ये वापस नहीं एंटर करने देना चाहते थे। तो इनके कारण जो है एक्सट्रीमिस्ट जो गरम दल था वो वापस कांग्रेस में नहीं जुड़ सका, और केवल इनकी मृत्यु 1915 में होने के बाद एक्सट्रीमिस्ट तिलक को वापस कांग्रेस में लिया गया। मदन मोहन मालवीय अगले नेता जिनकी बात हम कर रहे हैं। मदन मोहन मालवीय एक इंडियन एजुकेशनिस्ट है, ठीक है, भारतीय शिक्षक, फ्रीडम फाइटर है, और भारत में हिंदू नेशनलिज्म के लिए, जो हिंदू राष्ट्रवाद का कंसेप्ट है, इसको शुरुआत करने में इनका योगदान है। इनको महामना भी कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामना भी कहा जाता है। ये फाउंडर हैं
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, जो वाराणसी का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसके स्थापक हैं। इसके अलावा इन्होंने यूपी किसान सभा की स्थापना में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। हकीम अजमल खान, ठीक है, हकीम अजमल खान ये अपने अहरार मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। खिलाफत मूवमेंट को मुस्लिम नेता हैं, ठीक है, राष्ट्रवादी नेता हैं, और अहरार मूवमेंट, ठीक है, ये मुस्लिम रिलीजियस मूवमेंट है, अहरार मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट, जो असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला, उसके वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर हैं और फाउंडर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, ठीक है। उसके पहले चांसलर भी बने 1920 में। हसरत मोहानी, हसरत मोहानी इन्होंने, ठीक है, इन्होंने प्रस्ताव किया था अहमदाबाद सेशन में पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो पहली बार प्रस्ताव है वो इनके द्वारा लाया गया था, हसरत मोहानी के द्वारा 1920 में अहमदाबाद सेशन में, जो कि गांधी द्वारा अपोज किया गया और जिसको बाद में अस्वीकार कर दिया गया। इसके अलावा हसरत मोहानी का खिलाफत आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हसरत मोहानी। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया। पहले इंडियन सिविल सर्वेंट है सत्येंद्र नाथ टैगोर। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी शुरुआती दौर के इंडियन सिविल सर्वेंट है, परंतु जो सबसे पहले हैं वो है सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर ऑथर थे, सॉन्ग कंपोजर थे, भाषाविद थे, लिंग्विस्टिक थे और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं। पीसी रे, प्रफुल्ल चंद्र रे, ये एक इंडियन एकेडमिशियन थे, एक केमिस्ट थे, एंटरप्रेन्योर थे, ठीक है, उद्यमी थे। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी के स्थापक थे, इसके फाउंडर थे बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स, जो भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। स्वदेशी आंदोलन के समय इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा जगदीश चंद्र बसु भी इनके साथी थे, जो मतलब वैज्ञानिक पक्ष के, ये केमिस्ट थे, वो एक वैज्ञानिक थे। C.F. एंड्रयूज, C.F. एंड्रयूज, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, ठीक है, ये इंग्लिश फादरी होते थे, इंग्लिश फादर होते थे, जो चर्च में फादर हुआ करते हैं वो हुआ करते थे। एक सोशल रिफॉर्मर थे, गांधी जी के बहुत अच्छे दोस्त थे और उनके साथी थे। गांधी जी को भारत लाने के लिए, साउथ अफ्रीका से भारत लाने के लिए प्रेरणा देने वाले ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ये सेंट स्टीफन कॉलेज, जो दिल्ली का सेंट स्टीफन कॉलेज है, वहाँ पढ़ाया करते थे और इनको इनके स्टूडेंट दीन बंधु बोलते थे, दीन बंधु कहा करते थे इनको, C.F. एंड्रयूज को। जॉर्ज अरुंडेल, जॉर्ज अरुंडेल जॉर्ज अरुंडेल एक थियोसॉफिस्ट थे, फ्री मेसन एंड प्रेसिडेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, भारत के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी को स्थापित करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे। सेंट्रल हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल रहे और एनी बेसेंट के एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहे जॉर्ज अरुंडेल। नरहरि पारिक, नरहरि पारिक फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर, गांधी जी के महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट सहयोगी, उनके एसोसिएट रहे। गुजरात में
भारत का स्वाधीनता आंदोलन चलाने वाले ये महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे। और जो काली पराज, ठीक है, ये एक शब्द है काली पराज, जो दलित समुदाय है, जो अछूत समुदाय है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, जो शूद्र समुदाय है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने काम किया और गुजरात में उसे काली पराज बोला जाता था। इन्होंने रविशंकर व्यास और मोहनलाल पांड्या के साथ मिलकर गुजरात में बारडोली सत्याग्रह की शुरुआत की और इनके साथी थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। नरहरि पारिक गुजरात के थे, गांधी जी के एसोसिएट थे, बारडोली सत्याग्रह में एक्टिव रहे। काली पराज उनके अपलिफ्टमेंट, जो अनटचेबल थे, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए गुजरात में इन्होंने काम किया। अब्बास तैयब जी एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, गुजरात से आते थे अब्बास तैयब जी, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात, ठीक है, के तौर पर हाई कोर्ट में काम किया। अब्बास तैयब जी ने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद इन्हीं को अगला जो नेतृत्वकारी था वो बनाया गया था, जब अगर उनको पकड़ लिया जाए, ठीक है, भारत में। ये इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को हम बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात बोलते हैं अब्बास तैयब जी। एम आर जयकर बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे 1923 से लेकर 1925 तक। ये सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के साथ जो मिलकर इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी, क्या नाम है उसका? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। जब काउंसिल एंट्री के लेकर दो मत बने कांग्रेस में, तो इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहे और सी आर दास इनके साथी थे, मोतीलाल नेहरू। बाद में ये केलकर से अलग हो गए, केलकर भी इनके एक साथी हुआ करते थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडियन स्कॉलर थे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट के एक महत्वपूर्ण नेता रहे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए लगातार काम करते रहे, भारत में पार्टीशन के हमेशा विरोधी रहे, पार्टीशन के विभाजन के विरोधी रहे, स्वतंत्र भारत में पहले मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बने, ठीक है। इन्होंने ये कंसेप्ट ये बताया था, कंसेप्ट दिया वहादत ए दीन, जिसका मतलब है वननेस ऑफ ऑल रिलीजन, सब सर्वधर्म संभाव, सभी धर्म एक से हैं, वर एक है, तो ये इन्होंने कहा। गांधीयन मूवमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए लगातार काम करते रहे। 1992 में इनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। खिलाफत आंदोलन से इन्होंने अपना काम शुरू किया था, गांधी जी के एक महत्वपूर्ण सहयोगी बने, और इसके अलावा इनकी वो है विशेषता, ये एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने, जो सबसे कम आयु में बनने वाले प्रेसिडेंट थे, अब्दुल कलाम आजाद। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बनाने के ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।
तो और जब माउंटबेटन का प्लान आया, यानी जो विभाजन की नीति आई, ज्यादातर लोगों ने स्वीकार किया था, गांधी जी ने उसको स्वीकार नहीं किया था, इन्होंने भी उसे स्वीकार। तो कुछ ऐसे लोगों में ये थे जिन्होंने माउंटबेटन प्लान को, भारत के विभाजन के प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया था। अगले नेता M.A. अंसारी, ठीक है, M.A. अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी, जामिया मिलिया इस्लामिया के एक फाउंडर हुआ करते थे। जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसके फाउंडर थे। इन्होंने एस सत्यमूर्ति, आसिफ अली, भूला भाई देसाई और BC राय के साथ मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में 1934 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एंट्री किया और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से भारत के अधिकारों की मांग चालू रखी। अगला हम बात करते हैं आसिफ अली। आसिफ अली ये एक नोटेड इंडियन लॉयर थे और इन्होंने जो शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इनके वकील के तौर पर काम किया, जिनके ऊपर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अप्रैल 8, 1929 में बम फेंकने का केस चलाया जा रहा था। जब एक कंट्रोवर्शियल ऑर्डिनेंस पास किया जा रहा था तो इनके ऊपर ये बम फेंकने का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में केस चलाया गया। आसिफ अली इसके अलावा एक लॉयर थे और इसके अलावा इन्होंने जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में 1934 के बाद भाग लिया और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एंट्री की। इनकी पत्नी है अरुणा आसिफ अली। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंडरग्राउंड रेडियो, इन दोनों ने मिलकर, आसिफ अली, अरुणा आसिफ अली, इन्होंने मिलकर अंडरग्राउंड रेडियो, ठीक है, भारत का जो रेडियो की, कांग्रेस का रेडियो की शुरुआत की, जिससे लोगों तक संदेश पहुंचाए जा सके। इसके अलावा जो INA ट्रायल्स हुए थे, जो INA ट्रायल हुए, INA के युद्ध बंदियों को, इंडियन नेशनल आर्मी के युद्ध बंदियों पर जो केस चलाया गया, उनमें भी इन्होंने वकील का काम किया। उनमें इनके अलावा आसिफ अली के अलावा इंडियन नेशनल का आर्मी के केस लड़ने वाले लोग थे तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई। तो ये सब वो लोग थे जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी के लोगों के केस को लड़ा। ये सवाल मैंने आप लोगों से पूछा था कि जो भगत सिंह ने कहाँ पर बम फेंका था, क्या लाहौर में बम फेंका था या दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में? तो किसी ने इसका जवाब ढूंढा? सर दिल्ली में सर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में सर, मैंने ऊपर भी सर पढ़ दिल्ली दिया। में, सर दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव, दिल्ली में फेंका था? दिल्ली में। ओके, यस सर। ठीक है, एक बार फिर भी चेक करके मुझे बताओ। ओके, अगला चलते हैं भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई भारत के फ्रीडम फाइटर थे, एक महत्वपूर्ण लॉयर थे और इन्होंने भी जो इंडियन नेशनल, अभी हमने बात की थी, भूला भाई देसाई जो इंडियन नेशनल आर्मी के INA के जो सोल्जर्स थे, उनका केस, उनका जो केस था वो लड़ा था। ठीक है सर। बाद में सर दिल्ली सेंट्रल असेंबली में फेंका था। दिल्ली में फेंका था, ठीक है, थैंक यू। तो जो बम फेंका गया था वो दिल्ली में फेंका गया था, ठीक है। हाँ, तो भूला भाई देसाई ये इस एग्रीमेंट में लियाकत अली खान के साथ देसाई लियाकत पैक्ट के लिए इन्होंने काम किया। इंडियन नेशनल आर्मी के जो INA के जो सैनिक थे जिन पर केस चलाया गया, उनके लिए इन्होंने काम किया। सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती ये एक सन्यासी थे,
राष्ट्रवादी थे और एक किसान नेता थे, किसान नेता हुआ करते थे, एक समाज सुधारक थे। किसान सभा आंदोलन को इन्होंने जन्म देने के लिए इनको क्रेडिट दिया जाता है। भारत में जो किसानों का आंदोलन है, जो आज भी मतलब एक प्रकार से जो किसान सभाएं काम करती हैं, आज भी हमें किसानों का आंदोलन दिखता है। तो ये जो किसान सभा को, किसानों को ऑर्गेनाइज करना, उनको इकट्ठा करने का काम सहजानंद सरस्वती ने किया था। उन्होंने बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में की। इसके अलावा ऑल इंडिया किसान सभा महासभा जो बनाई गई, ऑल इंडिया किसान महासभा 1936 में, उसमें भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में जो किसान कृषक आंदोलन है, उनको शक्ल देने का एक महत्वपूर्ण काम किया सहजानंद सरस्वती। अगले नेता जिनकी बात कर सकते हैं वो है M.N. रॉय। M.N. रॉय के बारे में वैसे हम एक दो बार और भी चर्चा कर चुके हैं। M.N. रॉय भारत के एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेता थे, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेता हुआ करते थे M.N. रॉय। कम्युनिस्ट लीडर थे, भारत में कम्युनिज्म के फादर भी कहे जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के स्थापक थे, इसकी स्थापना में योगदान दिया। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ताशकंद में इन्होंने भाग लिया था। तो कल हमने बात की थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना, सीपीआई की स्थापना कब हुई? सर 1920। 1920। अगर मैं कहूँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना भारत में कब हुई? (1924) में। ठीक है, दो आंसर इसके अलग अलग हो जाएंगे एक ही बात के। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में ताशकंद में हुई थी। ठीक है, ताशकंद में ये पार्टी शुरू हुई जब कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, वहाँ पे एक इंटरनेशनल मीटिंग होती थी, उसके बाद इनको जो है M.N. रॉय को 6 साल की सजा भी दी गई। और इन्होंने पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा 1934 में संविधान सभा बनाए जाने की मांग की कि संविधान सभा भारत की होनी चाहिए। श्रीपद अमृत डांगे, S.A. डांगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर हैं S.A. डांगे। ट्रेड यूनियन मूवमेंट, जो मजदूर का यूनियन है, उनको बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बॉम्बे में जो टेक्सटाइल मजदूर हैं उनको इकट्ठा किया। गिरनी कामगार महामंडल, ठीक है, सर इंडिया में सीपीआई 1925 में आया था। हाँ, 1925 में। तो ये दो अलग अलग आंसर इसके हो जाते हैं। ठीक है, 1920 और 1925। सीपीआई कब बना? ताशकंद में। अगर ये आता है कि सीपीआई कब बना ताशकंद में, यानी कि बाहर इंडिया में कब बना, अगर वो पूछ ले स्पेसिफिकली, डोंट राइट 1920, राइट 1925। ओके, अच्छा। तो गिरनी कामगार महामंडल, इसका विभाजन हुआ और इसके अंदर भी इन्होंने ट्रेड यूनियन के अंदर भी एंट्री की। इन्होंने जो है भारत के अंदर में 2 महत्वपूर्ण स्ट्राइक्स कराने में योगदान दिया। और इसके बाद इनके जो सहयोगी थे मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी, ये भी महत्वपूर्ण कम्युनिस्ट लीडर हैं। M.N. रॉय, S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, ये सभी महत्वपूर्ण कम्युनिस्ट नेता हैं। मुजफ्फर अहमद बंगाली पॉलिटिशियन थे, जर्नलिस्ट थे और कम्युनिस्ट एक्टिविस्ट थे। ठीक है,
भारत में कम्युनिस्ट मूवमेंट का विस्तार करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और श्रीपद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी के साथ मिलकर बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। एनएम जोशी ये भी एक महत्वपूर्ण नेता थे जिन्होंने AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की लाला लाजपत राय के साथ मिलकर। जयप्रकाश नारायण JP, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, इन्हें JP भी बोला जाता है, जयप्रकाश बोला जाता है और लोक नायक बोला जाता है। क्यों फेमस है हमारे देश में जयप्रकाश नारायण? इन्होंने सब संपूर्ण क्रांति की बात की थी। संपूर्ण क्रांति कब की थी? – 1970 के बाद, मतलब पहले इनका योगदान तो खैर आज़ादी के समय से है, परंतु इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान 1970 से दिखाई देता है जब इन्होंने संपूर्ण क्रांति की बात की। 70 से इन्होंने पूरे भारत में संपूर्ण क्रांति की के लिए काम किया। इन्हें बाद में भारत रत्न का क्विट इंडिया हाँ जी, क्विट इंडिया मूवमेंट का इनको हीरो भी माना जाता है। बिल्कुल, क्विट इंडिया मूवमेंट में इनका भागीदारी थी। जो सोशलिस्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उसको स्थापित करने में इनका बड़ा योगदान है। भारत के एक महत्वपूर्ण समाजवादी नेता थे जयप्रकाश नारायण। बिहार के जयप्रकाश नारायण भारत में समाजवादी नेता थे और विशेष रूप से आज़ाद भारत में, ठीक है, आज़ाद भारत में इंदिरा गांधी की सरकार से टक्कर लेकर यहाँ पर समाजवाद की बात इन्होंने की, उनका विरोध किया। और ये जो JP मूवमेंट था, संपूर्ण क्रांति का जो मूवमेंट था, ये एक महत्वपूर्ण कारक बना भारत में। जो आपातकाल लगाया गया, इमरजेंसी आई, उसे लगवाने में इसका बड़ा योगदान था। ये जो आंदोलन था इनका उसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। इनके जो सहयोगी थे राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, जो कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो कि कांग्रेस के भीतर ही एक लेफ्ट लोगों का ग्रुप था। तो ये राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। बाद में इसमें आचार्य नरेंद्र देव, ये सब लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को बनाने में। और बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। NG रंगा एक फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे भारत के अंदर में, पार्लियामेंटेरियन थे और किसान नेता थे, ठीक है, किसान नेता थे, पार्लियामेंटेरियन थे और फ्रीडम फाइटर थे। ये मजदूरों के विचारधारा को फैलाने का इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। सहजानंद सरस्वती के साथ मिलकर भारत में इनको, सहजानंद सरस्वती और NG रंगा को भारत में किसान आंदोलन का फादर कहा जाता है, उन्हें स्थापित करने वाला कहा जाता है। बाद में रियोट एजिटेशन में इन्होंने काम किया 1938 में। किसान कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। गांधी जी के साथ मिलकर रियोथो कुली स्टेट के लिए इन्होंने काम किया। तेज बहादुर सप्रू ये भी एक एमिनेंट लॉयर थे, ठीक है, राजनीतिक और सामाजिक नेता थे, कानूनविद थे, कानून के जानकार थे। गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मिलकर इन्होंने जो मॉडरेट पॉलिसीज हैं उनको आगे बढ़ाया। सप्रू महात्मा गांधी की लीडरशिप के क्रिटिकल थे, उनकी इन्होंने भर्त्सना की। और इसके अलावा इनका महत्वपूर्ण योगदान है
कि जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, तो मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू इसके कुछ महत्वपूर्ण मीडिएटर थे, जिसके कारण गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर में एक समझौता हो सका और पूना पैक्ट बनाया गया। रेड फोर्ट पर जो केस चला INA के अगेंस्ट, उसमें भी जैसा हमने अभी ऊपर चर्चा भी की थी, तो उसके एक वकील भी ये थे। सप्रू कमेटी जो बनाई गई थी कम्युनल क्वेश्चन पर, उसमें यही सबसे एक्टिव JC के वो थे, बनाने वाले थे। अच्युत पटवर्धन 1905 से 1992 तक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल लीडर थे और भारत के अंदर सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये समाजवादी नेता थे। अच्युत पटवर्धन क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में काम किया और 45-46 तक अपनी अरेस्ट से बचते रहे। जो 17 में जो सरकार बनाई गई थी पैरेलल गवर्नमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कहाँ कहाँ पैरेलल मूवमेंट बनाई गई थी, पैरेलल गवर्नमेंट, समानांतर सरकार, कहाँ बनाई गई थी पैरेलल गवर्नमेंट? सतारा, तामलुक और एक और जगह, 3 समानांतर सरकार बनाई गई थी। सर उड़ीसा में भी सर। क्या नाम था जगह का नाम? उड़ीसा उड़ीसा उड़ीसा। नहीं, उड़ीसा में नहीं, जब मैं नाम भूल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सर यहाँ पे सर पैरेलल गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश, तामलुक जो बंगाल में, 17 महाराष्ट्र में, टेलचर उड़ीसा में जो है, कल्चर, यस सर टेलचर। ठीक है। तो ये पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब समानांतर सरकार। इसका क्या मतलब होता है? समानांतर सरकार, एक समानांतर सरकार प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी बनाई गई थी। बाय किसने बनाई थी पहले एक समानांतर सरकार? राजा महेंद्र प्रताप, काबुल में 1915-16 में ये बनाई गई थी। अब ये बताइए, सब समानांतर सरकार, इवन सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में बनाई थी। ये समानांतर सरकार होती क्या है? क्या इसका महत्व है? क्यों हम कोई भी समानांतर सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट, नहीं पता सर। नहीं पता। जैसे सर सेंट्रल के साथ साथ जब कोई भी विद्रोह शुरू होता है, कहीं भी कोई विद्रोह शुरू होता है, तो विद्रोह में सबसे पहली चीज क्या चाहिए होगी? अगर मान लीजिए हम लोग कोई विद्रोह करना चाहें, तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक साथ इकट्ठा सर होंगे। उसका सबसे पहले मान लीजिए विद्रोह के हालत उसका है, समाधान ढूंढेंगे सर। समाधान नहीं ढूंढते विद्रोही लोग। विद्रोह करने वाला समाधान नहीं ढूंढता, विद्रोह करने वाला तख्ता पलटना चाहता है। तख्ता पलटना समझते हो? सबसे यस पहले सर। उसका वीकनेस देखेंगे क्या है उसका। विद्रोह वहाँ पे करने हम के लिए, जैसे मान लीजिए आपने विद्रोह सर है, स्ट्रेटेजी बनाई। तो आप विद्रोह करने में सबसे पहले दूसरे की सत्ता को रिजेक्ट कर देंगे। हम किसी राष्ट्रपति, किसी प्रधानमंत्री, हम इस भारत की सरकार को नहीं पहचानते। हम जो है, हम जो नहीं जानते, हम अपने आप को सॉवरेन डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहला काम संप्रभुता। मान लीजिए हम 50 लोग मिलकर अपने आप को संप्रभु डिक्लेयर कर दें, तो क्या हो जाएगा? हम कह देंगे भैया हम जो है भारत में, हम किसी कानून को नहीं जानते, हम खुद कानून है, हमारा अपना कानून है।
अब इसको क्या बोलेंगे इस चीज को कि हमारा अपना कानून है, अपनी व्यवस्था है, हम अपना संविधान खुद लिखेंगे, ये चीज क्या हो जाएगी, ये अपनी पैरेलल गवर्नमेंट। सरकार बनाना, ठीक है अपनी। तो कोई भी विद्रोह करने के लिए सबसे पहली शुरुआत आपको कहीं से एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाना शुरू करना होगा, ठीक है। एक समानांतर सरकार बनाएंगे, धीरे धीरे वो समानांतर सरकार का दायरा, अगर आपकी सरकार सफल हुई तो, अगर दूसरी सरकार ने आपको कुचल नहीं डाला तो आपकी सरकार का दायरा फैलता जाएगा और एक दिन आप दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। जिस दिन आप दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे उस दिन पूरी सरकार आपकी हो जाएगी। तो ये समानांतर, जैसे तालिबान क्या करता है, जब काबुल और ये सब घटनाएं हुई तो एक सरकार जो काम कर रही है वो काबुल के अंदर से काम कर रही थी और एक तालिबान की सरकार, दो पैरेलल गवर्नमेंट्स काम करेंगे। अब जिसमें जितना दम है वो अपने दम के भरोसे जीत जाए। तो जो तालिबान थे उनके भीतर ज़्यादा शक्ति थी, मिलिट्री शक्ति ज़्यादा मजबूत थी, उन्होंने जो काबुल की सरकार है उसको हराकर भगा दिया वहाँ से, और वो भाग गए। तो ये जो समानांतर सरकार होती है ये बेसिकली उस विद्रोह का जो है की शुरुआत है, उसका एपिसेंटर है। तो अगर ये सफल हो जाता है तो वो बहुत आगे तक जा सकता है और सरकार के लिए, जो भी एग्जिस्टिंग सरकार है उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये चुनौती क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पर सतारा, तामलुक यहाँ पर दी गई। इसके अलावा असम में भी एक समानांतर सरकार बनी थी इस समय। पहले विश्व युद्ध के दौरान राजा महेंद्र प्रताप ने एक समानांतर सरकार बनाई। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने भी ऐसी समानांतर सरकार अपनी बनाई थी। अच्युत पटवर्धन, हाँ इनकी बात हो चुकी। राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ठीक है, ये एक सोशलिस्ट पॉलिटिकल लीडर थे। हमारे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो लेफ्ट विंग के एक महत्वपूर्ण नेता थे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, इन सब के साथ मिलकर इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीसी दत्त एंड मदन सिंह, बीसी दत्त और मदन सिंह, ये कौन है? बीसी दत्त और मदन सिंह जो रॉयल इंडियन म्यूटिनी, नेवल म्यूटिनी, जो नेवी का विद्रोह है उसके एक महत्वपूर्ण उसको शुरू करने वाले लोगों में से हैं बीसी दत्त और मदन सिंह। बीसी दत्त वो व्यक्ति हैं जो मैंने आपको पहले भी कहा था, रॉयल इंडियन म्यूटिनी में जो शिप थी, शिप की दीवार पर किसी ने लिख दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, मतलब अंग्रेजों के जहाज पर ही उन्हीं की नेवी ने, उन्हीं के सिपाहियों ने उन्हीं के लिए लिख दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो। अभी तक ऐसा बाहर के लोग कर रहे थे, ठीक है, जो गैर सरकारी लोग थे वो कर रहे थे। अगर हम सरकार के लोग ही कहना शुरू कर दें तो वो सरकार के लिए हाईली डिमोरलाइजिंग और एक प्रकार से देशद्रोह है। तो ये काम किया था बीसी दत्त ने। लियाकत अली खान, लियाकत अली खान कौन है? लियाकत अली खान पाकिस्तान को बनाए जाने के लिए पाकिस्तान के एक महत्वपूर्ण, मतलब महत्वपूर्ण मुस्लिम नेता थे, एक लॉयर थे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे और आज़ाद पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। जब पाकिस्तान बना तो जिन्ना बने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने लियाकत अली खान। जिन्ना के बाद ये मुस्लिम लीग में दूसरे महत्वपूर्ण नेता कहे जाते थे। देसाई लियाकत पैक्ट, देसाई लियाकत टॉक्स। तो ये जो देसाई लियाकत है इसमें भूला भाई देसाई हैं और लियाकत अली खान है जो मुस्लिम लीग के दूसरे महत्वपूर्ण नेता हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर ये मराठी राइटर थे,
मराठी पद जो कविता है वो लिखते थे, मराठी में कविता लिखते थे। और गोपाल कृष्ण गणेश अग्रकर, बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर इन्होंने अखबार छापे थे, अखबार शुरू किए। केसरी अखबार, मराठा अखबार, ये जो मराठी के अखबार है केसरी और मराठा। मराठा इंग्लिश का अखबार है और केसरी मराठी में छापे जाने वाला अखबार है। तो ये मराठा महाराष्ट्र में जो राष्ट्रवाद के शुरुआती लोगों में गिने जाते हैं। विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, रजनीकांत सेन, रजनीकांत सेन बंगाल के पोएट थे, डिवोशनल कविताएं लिखते थे। स्वदेशी मूवमेंट में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रजनीकांत सेन ने बंगाल के थे। एक और बंगाली कवि हैं जिनका नाम है द्विजेंद्र लाल रे। द्विजेंद्र लाल रे, इन्होंने हिंदू माइथोलॉजिकल प्लेज लिखे, तरह तरह के जो नाटक, हिस्टोरिकल नाटकों की रचना की। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय सांस्कृतिक जो आंदोलन चला था बंगाल का, स्वदेशी मूवमेंट, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कल्चरल मूवमेंट के जरिए से अपना सहयोग किया। मुकुंद दास, ठीक है, मुकुंद दास भी बंगाल के एक पोएट हैं, बेलार्ड सिंगर एक गायक हैं और इन्होंने भी स्वदेशी मूवमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये अश्विनी कुमार दत्ता के स्कूल का जो बरिसाल स्कूल था जिसमें अश्विनी कुमार दत्त पढ़ाते थे, हमने इनकी जिक्र कल शायद किया था, तो ये उनके एक स्टूडेंट हुआ करते थे, मुकुंद दास। सुब्रमण्या भारती, ठीक है, सुब्रमण्या भारती, इनके बारे में भी हमने कई बार बात की है। ये मद्रास के, साउथ इंडिया के कवि थे, पोएट थे, जर्नलिस्ट थे और फ्रीडम फाइटर थे। इन्हें महाकवि भरतियार भी कहा जाता है। महाकवि भरतियार मॉडर्न तमिल पोएट्री के संस्थापक हैं, स्थापक हैं। इन्होंने कई अखबारों की स्थापना की जिसमें महत्वपूर्ण हैं स्वदेश मित्रम, ठीक है, ये इनके द्वारा शुरू किया गया महत्वपूर्ण अखबार है। इन्होंने चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्य शिवा के साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन के लिए काम किया। काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम, ये जो है एक भारत के रेवोल्यूशनरी कवि कहे जाते हैं। बंगाल के, जो बांग्लादेश है आज का, वहाँ के रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी कवि कहे जाते हैं। और इन्होंने जो फासिज्म है, जो ऑपरेशन है, उसके खिलाफ कई सारी महत्वपूर्ण कविताएं लिखी। काजी नजरुल इस्लाम, और ये खिलाफत आंदोलन के बाद में एक क्रिटिक भी बने थे, ठीक है। इन्होंने जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, ठीक है, जो रिलीजियस धार्मिक, क्या बोलेंगे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को, धार्मिक फंडामेंटलिस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? धार्मिक मौलिकता। हाँ, क्या क्या बोलते हैं? धार्मिक मौलिकता, धार्मिक मौलिकता। मौलिकता नहीं बोलते। फंडामेंटलिस्ट का मतलब मौलिक नहीं होता, हिंदी ट्रांसलेशन मतलब धार्मिक मौलिक कर्तव्य ना ना। फंडामेंटलिस्ट का मतलब होता है जो रिग्रेसिव होता है, जो व्यक्ति रूढ़िवादी होता है। धार्मिक कट्टरवाद या धार्मिक रूढ़िवादिता, ठीक है। तो कट्टरपंथी होता है। फंडामेंटलिज्म का यहाँ पर मतलब वो नहीं है, फंडामेंटल से नहीं होता है यहाँ पर। धार्मिक कट्टरता, होता है। इसके खिलाफ सर ऑर्थोडॉक्स, हाँ, सेम सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली ऑर्थोडॉक्स इसका मतलब नहीं है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी या अंधविश्वासी। फंडामेंटलिस्ट सॉर्ट ऑफ होता है सर। हाँ जी, कट्टरपंथी होता है सर इसका हिंदी। कट्टरपंथी इसका हिंदी होता है। कट्टरपंथी, यस यस, वेरी, थैंक यू।
कट्टरपंथी इसकी एग्जैक्ट हिंदी है, कट्टरपंथी, ये शब्द मुझे याद नहीं आ रहा था। कट्टरपंथी, तो इन्होंने जो धार्मिक कट्टरवाद है, कट्टरपंथिता है, उसका विरोध किया और कम्युनिस्ट लीनिंग, इनका झुकाव लेफ्टिस्ट थे, कम्युनिस्ट झुकाव रखते थे और आज के समय में बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि कहे जाते हैं काजी नजरुल इस्लाम। एम वीर राघवाचारी, ठीक है, एम वीर राघवाचारी, ये जर्नलिस्ट थे, फ्रीडम फाइटर थे, टीचर थे। इनके साथी थे सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चालू, इनके साथ मिलकर इन्होंने हिंदू अखबार चालू किया था। जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चालू के साथ मिलकर 20 सितंबर 1978 को। इसके अलावा स्वदेश मित्रम, जो एक तमिल अखबार था, उसकी भी इन्होंने शुरुआत 1982 में की थी। और ये एम वीर राघवाचारी उन 72 लोगों में से थे जो कांग्रेस की स्थापना के समय मौजूद थे। जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, तो उस समय एम वीर राघवाचारी मौजूद होते थे। अच्छा, कुछ और नाम याद कर लेते हैं। एस सत्यमूर्ति सुंदर शास्त्री, एस सत्यमूर्ति सुंदर शास्त्री, ये जो है भारत के स्वराजियों के एक महत्वपूर्ण नेता थे, स्वराजी नेता थे, स्वराजी थे, ठीक है। और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इनके साथ मिलकर लेजिस्लेटिव असेंबली में एंटर करके कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के द्वारा संवैधानिक तरीकों से अंग्रेजों का विरोध करना चाहते थे। उसके बाद में जो 1934 के बाद भी जब एंट्री की बात आई, तो इन्होंने प्रवेश करने का वो लिया। और बाद में इनको क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले जो इंडिविजुअल सत्याग्रह हुए, उस समय पर इनको अरेस्ट कर लिया गया था। उकिरा पंडी मुथुरामलिंगा थेवर, ठीक है, उकिरा पंडी मुथुरामलिंगा थेवर मारवाड़ कम्युनिटी से थे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जो तमिलनाडु का ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, उसकी स्थापना करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो सुभाष चंद्र बोस को दोबारा जिताने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उकिरा पंडी मुथुरामलिंगा थेवर ने। नीलकांत ब्रह्मचारी और वांची अय्यर, ठीक है, इन्होंने मद्रास में भारत माता एसोसिएशन की स्थापना की। नीलकांत ब्रह्मचारी और वांची अय्यर, ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की। जी सुब्रमण्या अय्यर, ठीक है, इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं। अभी हमने इनकी बात की थी। जी सुब्रमण्या अय्यर जो अखबार स्थापित करने में इन्होंने रोल प्ले किया, और एनी बेसेंट के साथ मिलकर इन्होंने होम रूल मूवमेंट के स्प्रेड के लिए काम किया। लॉयर थे, फ्रीडम फाइटर थे, और अपने नाइटहुड का त्याग किया। जो अंग्रेजों के द्वारा नाइट की उपाधि दी गई थी, उसको छोड़ दिया इस समय। सुब्रमण्या अय्यर, सुब्रमण्यम भारती, इनकी हम बात अभी ऊपर कर चुके हैं, महाकवि भरतियार इनको कहा जाता है। के केलप्पन, ये एक महत्वपूर्ण सोशल रिफॉर्मर और फ्रीडम फाइटर थे। महात्मा गांधी के साथ मिलकर इन्होंने असहयोग आंदोलन के लिए काम किया। वाईकॉम सत्याग्रह, इनको हम जानते हैं वाईकॉम सत्याग्रह के लिए। भारत का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है वाईकॉम सत्याग्रह। ये बेसिकली जो अछूत हैं
उनका टेम्पल एंट्री मूवमेंट है, वाईकोम सत्याग्रह और गुरुवयूर सत्याग्रह। साउथ इंडिया में एंट्री के लिए जो शूद्रास थे उनको टेम्पल में एंट्री नहीं थी, तो उनकी एंट्री के लिए इन्होंने के केलप्पन ने ये मूवमेंट किया। इसके अलावा साउथ इंडिया में जो सॉल्ट सत्याग्रह, जब नमक कानून तोड़ने का सत्याग्रह गांधी जी द्वारा किया गया, उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई के केलप्पन। तो ये किस चीज के लिए जाने जाते हैं? वाईकोम सत्याग्रह, गुरुवयूर सत्याग्रह और सॉल्ट सत्याग्रह इन मालाबार रीजन यानी कि केरल वाले क्षेत्र में। मालाबार क्षेत्र का मतलब, मालाबार रीजन का मतलब केरल में जो वेस्टर्न कोस्ट है, भारत का जो पश्चिमी तट है, वहां वाला क्षेत्र। चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, ये एक महत्वपूर्ण गांधीयन और राष्ट्रवादी थे और भारत के आखिरी गवर्नर जनरल बने। ठीक है, सी राजगोपालाचारी, भारत रत्न की इन्हें उपाधि दी गई। इन्होंने रोलेट एक्ट आंदोलन में भाग लिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लिया, वाईकोम सत्याग्रह में भाग लिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लिया और तमिलनाडु में, ठीक है, केरल में के केलप्पन और तमिलनाडु में सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, नमक कानून का सत्याग्रह को आगे बढ़ाया सी राजगोपालाचारी ने और इसको वहां पर लीड किया। जो CR फॉर्मूला या राजाजी फॉर्मूला था, वो भी जो गांधी और मतलब जो इस समय डिस्प्यूट चल रहा था उसको सुलझाने में भी इन्होंने अपनी कोशिश की, प्रयास किया, किसी तरीके से ये मामला सुलझ जाए, पार्टीशन की नौबत ना आए। तो जो राजाजी फॉर्मूला या CR फॉर्मूला कहा जाता है, वो इन्हीं के नाम पर, सी राजगोपालाचारी के नाम पर कहा जाता है। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, ये लॉयर थे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, एडवोकेट जनरल थे मद्रास स्टेट के, और जो हमारी संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके एक महत्वपूर्ण मेंबर थे। डॉक्टर अम्बेडकर जिस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उसी के एक सदस्य थे के अय्यर। ठीक, इसके अलावा KM मुंशी हुआ करते थे उस ड्राफ्टिंग कमेटी में, मिस्टर अय्यर और डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये लोगों का महत्वपूर्ण रोल है भारत के संविधान को ड्राफ्ट करने में, उसे बनाने में। यहाँ थोड़ी देर में रुकना चाहूँगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण बिंदु है। ड्राफ्टिंग कमेटी, भारत, क्यों कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाया, या ये बात कही जाती है तो ये बात सही है या गलत है? सही है सर, क्योंकि प्रारूप समिति का अध्यक्ष। कैसे बनाया? सही है सर। नहीं वो तो ठीक है, वो तो मैंने आपकी बात सुन ली, पर अगर मैं आपसे तर्क से कहूँ, क्यों कहें हम कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया? संविधान तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। संविधान सभा में सर प्रारूप समिति का अध्यक्ष उन्हीं को किया गया था। लॉजिकली उन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए थे जो कि जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोले गए थे। सर BR अम्बेडकर जी ने अदर जितनी भी लगभग 60 कंट्रीज थी अध्ययन किया, देन उसमें जो अच्छे अच्छे पॉइंट से रिफॉर्म थे माध्यम से कि बाहर यूरोपियन कंट्री में या जहां भी लोकतंत्र है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो चुका है, वहां को देखा कि हम अपनी भारत की जो जनता उसका कल्याणकारी कैसे कर सकते हैं संविधान के माध्यम से, ताकि हमारे संविधान के माध्यम से कोई भी वंचित पिछड़ा समाज या कोई भी भारत का नागरिक उनसे अछूत ना रह जाए और उनको उनके हक अधिकार हमारे संविधान के माध्यम से उस लिखित रूप में वर्णित किए जाए ताकि कोई भी लोग ना छूटे और हमारे देश की उन्नति हो। नहीं ठीक है सर, देखो सर उनके साथ सर, हाँ सर मैं बोलूं सर, बाबा साहब के साथ और भी लोग थे ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ, लेकिन वो किसी कारण आ नहीं पाए, किसी की तबीयत बराबर नहीं थी, कोई दूर रहता था, कोई
विदेश में था, उसकी मैं वजह से इससे भी सारा ज्यादा एक बाबा साहब मौलिक क्या सवाल जो सब लोग उठाते हैं उन्हें कर रहे हैं। वो मैं इस पे चर्चा करना चाहता हूँ कि भाई संविधान बनाने का काम किसका था? सर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। असेंबली का, जिसके संविधान कितने सभा सदस्य थे भारत में? 7 कितने सदस्य थे सर। हैं? नहीं, जो प्रारूप समिति के 200 सदस्य वो थे 7 थे, और जो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन 389 थी सर स्टार्टिंग। मैं संविधान सभा के संबंध में आ रहा हूँ कि संविधान सभा भारत में बनाई गई थी, जिसका काम था संविधान बनाना, तो जिसमें 290 से ऊपर या 299 शायद सदस्य या 292 297 थे सर, फाइनल लास्ट में रह गए। अच्छा ठीक है। अब इसमें 297 सदस्य थे, इन्होंने ये संविधान बनाया, जिसका काम था संविधान। तो हम कैसे कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया? सर वो सभी जो अदर पर्सन है, कहीं ना कहीं वो धार्मिक रूप लेके चल रहे थे कि संविधान में, लेकिन हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। अगर हम धार्मिक रूप से चलते तो फिर वही कट्टरपंथी आती, अपने आप को कोई भी समुदाय देखता। लेकिन बाबा साहब ने वो अच्छे से ड्राफ्ट किया ताकि कोई भी व्यक्ति हो, हमारे कोई राज्य का धर्म नहीं है, और धर्म से जो है ना हम किसी लोग से नहीं जोड़ सकते लोकतंत्र को। अगर धर्म के रूप में चलेंगे तो हमारी जो यूनिटी नहीं बन पाएगी। नहीं, ये इसका उत्तर नहीं। सर उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे एनालिसिस किया था, तब जाके इसे बना। हाँ, नहीं ठीक है ये Sir, बात। by taking good ideas from other countries' constitution, he make our मैं constitution. अब भी सवाल, मेरा मौलिक सवाल ये है कि फिर संविधान सभा क्या थी? सर संविधान सभा में तय किया गया कि मतलब सभी को अपने अपने अतिथि दे दिए कि इनको ये करना है, जिसे अम्बेडकर साहब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। नहीं, मुझे ये बताइए कि भाई अगर हम ये कह रहे हैं कि संविधान सभा बनाई हमने संविधान बनाने के लिए, तो कैसे हम किसी भी एक व्यक्ति को जिम्मेदार कह सकते हैं? किसी को भी हम ये कहना चाहें कि भाई उन्होंने ये काम किया, हम कैसे ये बात कह सकते हैं? क्या कारण है? अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब ब्रिटिश उसके क्वीन के पास गए थे कि हमें जैसे बोल दिया था कि आप अपना संविधान बनाने की बात करें, तैयारी करें, तो आई थिंक जो जवाहरलाल नेहरू जी गए थे वहां पर, तो उन्होंने ये बोला कि आपको जो संविधान बनाने के लिए उससे अच्छा पढ़ा लिखा काबिल व्यक्ति तो आपके यहाँ ही है, डॉक्टर अंबेडकर के लिए, क्योंकि वो अलग अलग देशों में उन्होंने स्टडीज कर रखी है और बहुत ही अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं, तो उनसे अच्छा व्यक्ति आपको कोई नहीं मिलेगा। ये तो सब कहानियों वाली बात हुई। मैं तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को पूछ रहा हूँ। आपसे कोई ये कहे, आपने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, मान लीजिए आप कहते हैं, और दूसरा व्यक्ति कहता है अच्छा ठीक है जी मैं आपकी बात मान लेता हूँ, पर अगर ये था तो फिर संविधान सभा बनाई क्यों गई? डॉक्टर अंबेडकर या जो चलो ड्राफ्टिंग कमेटी सही वही बना देती, संविधान सभा क्या कर रही थी? संविधान सभा का तो हम पूरी हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, संविधान सभा फिर वो क्या करती क्या? और फिर हम Sir, there should be some members in any assembly. So there is. सर वो लोग कलेक्टिवली किसी पर्टिकुलर लॉ को लेके डिस्कस करते थे, जो अम्बेडकर जी प्रपोज करते कि हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में कि नहीं, क्योंकि अम्बेडकर से जी सिर्फ सोली डिसीजन नहीं ले सकते थे, ही हैव टू डिस्कस विद अदर मेंबर्स, तो वो एक कलेक्टिवली सारे मेंबर डिस्कस करते थे। व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है आखिर में जिन्होंने बोला? साक्षी। वेरी गुड साक्षी, ठीक है। चलो अब सब लोग अपना माइक्रोफोन बंद कर लेंगे, बहुत सारा शोर आ रहा है पीछे से। और ये एक बहुत बड़ा डिबेट है, ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट है हमारे समाज में। ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब ये कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, तो ये बड़ा लॉजिकल सा सवाल है कि हम पूरे समय पढ़ रहे हैं कि संविधान सभा बनाई गई, ये हुआ। अगर ये बनाई गई तो फिर हम कैसे कह सकते हैं, किस बुनियाद पे कह सकते हैं? मतलब ठीक है हम इमोशनल होके कहना चाहें कुछ भी कह सकते हैं, हमें किसी र्यूमर में किसी कहानी में विश्वास रखना है, ये हमारी चॉइस हो सकती है, पर हमारे पास क्या कारण है? कैसे हम कह दें कि नहीं जी संविधान सभा ने का क्या रोल था? तो हमें दोनों का रोल समझना होगा, संविधान सभा का और डॉक्टर अंबेडकर का।
ठीक है। तो या ड्राफ्टिंग कमेटी का, टू बी प्रिसाइज अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर अम्बेडकर, परंतु देयर वर अदर मेंबर्स टू ड्राफ्टिंग कमेटी ऑल्सो। जैसा बीच में इन्होंने कहा भी कि कुछ लोग उसमें से, ड्राफ्टिंग कमेटी में से 6 या 7 सदस्य थे, 3 सदस्यों ने या 4 सदस्यों ने लगभग कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था, बाकी 3 सदस्यों का कंट्रीब्यूशन था, जिसमें ये लोग हैं, मिस्टर अय्यर थे, के.एम. मुंशी, ये कुछ लोग थे जिनका योगदान था, बाकी 3-4 सदस्यों का कोई विशेष योगदान नहीं था। सबसे पहली बात, संविधान सभा का जो रोल था वो रोल था कि ये असेंबली बनाई क्यों गई थी। ये असेंबली संविधान लिखने के लिए नहीं बनाई गई थी, ध्यान रखने वाली बात ये है। इसका काम संविधान लिखना नहीं था, इसका काम था संविधान, लिखे हुए संविधान को पास करना। किसी व्यक्ति को, कुछ लोगों को संविधान को सबसे पहले लिखना था, ठीक है, जो कि ड्राफ्ट संविधान कहा जाएगा, ठीक है। ये पास संविधान नहीं है, ड्राफ्ट संविधान, प्रारूप। आपने मुझे एक चिट्ठी भेजी और कोई भी उसे फाइनल करने वाला है, तो हम किसी भी चीज का एक ड्राफ्ट बनाते हैं, पहले मसौदा तैयार करते हैं, फिर उसमें काट छांट करते हैं, फिर फाइनल ड्राफ्ट बनता है। तो जो ड्राफ्ट संविधान बनाने की जिम्मेदारी थी, यानी कि ड्राफ्ट संविधान को लिखने की जिम्मेदारी थी, वो थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी की। इसीलिए उसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है कि आप पहले एक ड्राफ्ट तैयार करके लाइए, क्योंकि संविधान सभा में अलग अलग तरीके के 297 लोग थे। कई लोग ऐसे थे जो थोड़ी बहुत कानून की समझ रखते थे, कई लोग ऐसे थे जो शायद कानून की बिल्कुल समझ ना रखते हों, कई लोग बहुत पढ़े लिखे होंगे, कई लोग कम पढ़े लिखे भी होंगे। पर पढ़े लिखे होना और कानून की समझ होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कानून की समझ होना, और संविधान एक कानूनी डॉक्यूमेंट है और इसमें बहुत सी रिसर्च की जानी थी, क्योंकि ये छोटा काम नहीं था। आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट लिखना था जिसे आने वाले समय में भारत में क्या होगा, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें वहां पर उसका विधान लिखे जाना था, उसका रूल रेगुलेशन का बेसिक फॉर्मेट, जिसके अधीन सारी चीजें काम करेंगी। हमारा लेजिस्लेचर काम करेगा, हमारा जुडिशरी काम करेगा, हमारा एग्जीक्यूटिव काम करेगा, हर कोई उस किताब के अधीन काम करेगा। ऐसी महत्वपूर्ण किताब लिखी जानी थी। तो वो महत्वपूर्ण किताब, उसमें क्या पॉइंट होना चाहिए, क्या पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये रखने की जिम्मेदारी ड्राफ्टिंग कमेटी की थी। संविधान सभा का बात ही आती है, फिर संविधान सभा का क्या रोल था। संविधान सभा एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस थी, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, जिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जाकर जो देश के 300 प्रतिनिधि चुने गए थे पूरे देश से, जैसे आज हम MP चुनते हैं, MLA चुनते हैं, ऐसे ही उस समय पूरे देश से ये 297 सदस्य चुने गए थे कि भाई आप जाओ। और आपका काम ये नहीं था कि आपको संविधान नहीं लिखना था, आपको कानून नहीं लिखना था, आपको क्या करना था, उस कानून के ऊपर चर्चा करनी थी, जो आज हमारे मेंबर्स करते हैं। ये चर्चा करते हैं, बजट रखा जाता है। बजट कौन बनाता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। बजट को पास करने का काम कौन करता है? पार्लियामेंट, मंत्रिमंडल, पार्लियामेंट। तो यही संबंध हम समझ ले सकते हैं कि बजट बनाने का काम हमारा फाइनेंस मिनिस्टर या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, टू बी प्रिसाइज, और बजट पास करने का काम हमारा संसद करता है। तो संविधान सभा का काम था संविधान को, जो ड्राफ्ट संविधान उसके समक्ष रखा जाएगा, उसे पास करना, उसको अप्रूव करना कि ठीक है, ये पॉइंट ठीक है, ये पॉइंट ठीक नहीं है, चाहे इसमें बदल देते हैं, इसको ऐसा हो जाना चाहिए। परंतु संविधान लिखने का काम, संविधान बनाने का काम डॉक्टर अंबेडकर और उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी के पास था। तो इसी कारण से हम ये बोलते हैं कि बाबा साहब ने ये संविधान लिखा। संविधान सभा की जो जिम्मेदारी थी वो थी
उस पर चर्चा कर कर उसे अप्रूव करने की। तो यहाँ पर ये बहुत बुनियादी अंतर है। काफ़ी लोग इस पर बहस करते हैं, काफ़ी लोगों को मतलब उनकी अपनी समझ के कारण ऐसा लगता है कि भाई इसमें क्या योगदान है। तो संविधान सभा में बस जैसे बजट पास करने में जितना योगदान हमारे एमपीज का होता है, कोई एमपी ये नहीं कह सकता कि जी हमने बजट बनाया। क्या हमारा संसद या सांसद ये कह सकते हैं कि जी बजट हमने बनाया, हमने बजट हो किया? हमने बजट पास किया, बनाया नहीं है, पास किया। बजट का प्रस्ताव कौन लेके आता है? फाइनेंस मिनिस्टर। तो वो जितनी मोटी किताब छपती है उसे बनाने का काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। ठीक है, तो यही संबंध है और इस चीज को हमको थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं टी प्रकाशम की। सर कितने लोग सर अंबेडकर साहब को सर कॉपी पेस्ट करने का आरोप लगाते हैं सर, ये कहाँ तक सही होगी? जो कॉपी पेस्ट का आरोप है ये पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, कॉपी पेस्ट का आरोप ये है कि जैसे आज आप इतिहास की कोई किताब लिखेंगे, मान लीजिए आप मॉडर्न इंडिया के ऊपर किताब लिखना चाहते हैं। ठीक है, आपने तय किया कि हमने ये मॉडर्न इंडिया पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इस पर एक किताब लिखना चाहता हूँ, तो आप क्या लिखेंगे? 1857 सर हम तो आइडियाज लेंगे ना अलग अलग बुक से। हाँ, 1857 के बारे में लिखेंगे नहीं लिखेंगे? लिखेंगे सर। 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे सर। रिफॉर्म आया उसके बारे में लिखेंगे, असहयोग आंदोलन के बारे में लिखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में लिखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखेंगे, भारत के विभाजन के बारे में लिखेंगे, आज़ादी के बारे में लिखेंगे, गांधी जी के बारे में लिखेंगे, जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखेंगे, सबके बारे में आपको लिखना होगा। अब मैं यहाँ पर ये आरोप लगाऊं कि नहीं जी आपने तो ये पुरानी किताबों से कट कॉपी पेस्ट कर लिया है, तो मेरा आरोप कितना सही है कितना गलत है? सही है मेरा आरोप? मैं कहूँ कि आपकी किताब तो बेकार है, ये तो कट कॉपी पेस्ट है। आपने एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है, आपने कुछ नई चीज बताने की कोशिश की है कि भाई संविधान जो हमारा स्वाधीनता आंदोलन है उसमें ये विशेषताएं और लिखी जानी चाहिए किताब। मेरा खुद का मन है कि मैं इस पर किसी समय हो तो मैं खुद लिखूं, ये मेरी खुद की इच्छा है कि स्वाधीनता आंदोलन, क्योंकि ये हमारे देश को बनाने की सबसे बड़ी शक्ति है, इसका अध्ययन किया जाना चाहिए जो आज नहीं किया जा रहा है। इस पर रिसर्च होनी चाहिए, इस पर पढ़ाई होनी चाहिए और आज के समय के हिसाब से इसे लिखा जाना चाहिए, पर आज नहीं लिखा जा रहा है, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है। परंतु अगर हम लिखेंगे तो कोई ये कह सकता है कि भाई आपने कट कॉपी पेस्ट कर लिया, ऑब्वियसली कट कॉपी पेस्ट होगा ही। अब मैं 1857 का जो आंदोलन हुआ या क्रांति हुई उसका जो घटनाक्रम है वो तो वही उठाऊंगा या नए तरीके से अपनी तरीके से कहानी लिख दूंगा, कुछ नहीं, कुछ और कुछ मेरठ लिखना शुरू कर दूंगा, मद्रास से हुआ जी शुरू हुआ, वहां पर वो नहीं आया, ABG पर्सन आया, मैं उसे तो चेंज नहीं कर सकता, वो तो फैक्ट है। तो ऐसे ही भारत का संविधान है जो सन 1947 के बाद लिखा गया। 1947 आते आते जो संविधान का बेसिक कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न स्टेट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो फिक्स हो चुका था। अब तक फ्रांस की क्रांति, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे तमाम कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके थे। अब कोई ये कहे कि नहीं जी हम फंडामेंटल जो वो है फंडामेंटल राइट्स हम अपने लिखेंगे, हम नहीं लिखते, हम कुछ और लिखेंगे इसके लिए। अब अगर कोई ये कहे तो आप इसे कितना तर्कपूर्ण बोलोगे? नहीं, हम लिबर्टी और इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को हम किसी और तरीके से हम नहीं मानते, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी को, तो आप मॉडर्न स्टेट बना ही नहीं सकते हो। आज के समय कोई ये कहे कि नागरिक अधिकारों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए संविधान में, तो क्या वो संभव है? ऐसा संभव है? अगर आपको किसी को भी कहा जाए कि भैया तुम लिखो संविधान, उसमें अगर वो कहे कि नहीं नागरिक अधिकार कुछ नहीं होने चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, और अगर तो वह उसे कहोगे कि नहीं 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 आपने तो कॉपी कर लिया, तो
ये आर्गुमेंट इतना ही थोथा है, इतना ही बेतुका है जितना किसी भी चीज, जो चीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश, हमने साइंस के ऊपर, अब न्यूटन ने अपनी थ्योरी दे दी, जब तक आप न्यूटन की थ्योरी को, आइंस्टीन की थ्योरी को रिजेक्ट नहीं करोगे, आपको न्यूटन की थ्योरी माननी ही माननी है। आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, जो लॉ ऑफ मोशन से, उनको क्या दोबारा से व्याख्यायित कर सकते हो जब तक कि आप कुछ नया पर्सपेक्टिव ना ले आओ। सेम चीज संविधान में भी लागू होती है भाई, जो चीज एस्टैब्लिश्ड नॉर्म है उनको तो मानना ही होगा, तो उनको तो माना ही जाएगा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या अपने तरह, परंतु यहाँ महत्वपूर्ण ये है किस चीज को लेना है, किस चीज को नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि सभी संविधानों में जो बिल ऑफ राइट्स है सभी में है। बिल ऑफ राइट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है, रशियन रेवोल्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन में शायद नहीं होगा, या अलग तरह से होगा। इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, ठीक है। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी, और कितने देश हैं और कितने अलग अलग देश हैं, हर एक की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। उनको भारत के अनुरूप लाना, भारत की परिस्थितियों के अनुरूप करना। जैसे भारत की परिस्थितियों में कुछ चीजें बड़ी अनोखी हैं। यहाँ पर हमने टाइटल्स का कोई सिस्टम नहीं रखा। हमने आर्टिकल 17-18 है जिसमें टाइटल्स को हम हटा देते हैं। 18 है ना? 18 अब उसको हटा दिया। इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा नहीं होगा, वहां तो आज भी दिया जाता है, ठीक है। हमने अनटचेबिलिटी हटा दी, अनटचेबिलिटी तो कहीं थी ही नहीं। हमने माइनॉरिटी राइट्स का एक कॉन्सेप्ट लाया गया जो फंडामेंटल राइट्स में है। हमारा जो आर्टिकल 23-24 है उसमें 23-24-25 उसका बाद का सेक्शन है, वो बिल्कुल यूनिक है, वैसा कुछ किसी भी इसमें नहीं है। आर्टिकल 30 है। डीपीएसपी का पूरा कॉन्सेप्ट, डायरेक्टेड प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसीज का कॉन्सेप्ट, ये अपने आप में बहुत अनूठा है, बहुत अनूठा है। एक ऐसी चीज हमने संविधान में लिखी है जिसकी कोई मीनिंग नहीं है, जिसका कोई पर्पज नहीं है, उसकी कोई सर ये तो आयरलैंड के संविधान से लिया है हमने कॉन्सेप्ट लिया है। पर इस चीज को एप्रिशिएट करना, किसी भी और संविधान में इस तरीके के कॉन्सेप्ट को लिया ही नहीं गया। पर डीपीएसपी के जो कॉन्सेप्ट को अपनाना कि भाई हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश छोड़ना है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर डीपीएसपी को पर से देखोगे, ऊपर से देखा जाए कि डीपीएसपी की कोई लीगैलिटी नहीं, किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं है। गवर्नमेंट चाहे माने चाहे ना माने, पूरी तरीके से उसे पलट सकती है, पलटती भी है, बहुत सी चीजें पलटी भी गई हैं, कोर्ट उसे पलट सकती है। फिर उसको डाला ही क्यों गया? अगर उसे उसको रखना ही नहीं था तो उसको इस्तेमाल नहीं। पर अपने आप में एक यूनिक चीज है, ये आने वाली जनरेशन्स को पता रहना चाहिए कि हम क्या चाहते थे। तो ऐसी बड़ी सारी यूनिकनेस है जो हमें भारतीय संविधान में ही दिखाई देती है। तो बड़ी सारी यूनिक भारत एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। अब भारत का संविधान एक रिसर्च डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट है, अच्छी तरीके से, मतलब जिसको ठोक बजा के चारों तरफ से रिसर्च करके डॉक्यूमेंट बनाया गया है। तो इस रिसर्च में इसीलिए बहुत सारे संविधानों को समझा गया, उनके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो भारत के लिए रिलेवेंट थे उस समय पर, उनको अपनाया गया। तो ये भारत के उसकी विशेषता है। और सबसे बड़ा जो उनके वर्क की योग्यता है वो है टाइम टेस्ट। टाइम टेस्ट। भारत का संविधान आज भी 70-71 साल बाद मजबूती से टिका हुआ है। भारत का हर वर्ग इस पर विश्वास करता है। भारत इतना डाइवर्स कंट्री है ना? है या नहीं है भारत डाइवर्स कंट्री? या जाति पे बटे हैं हम, धर्म पे बटे हुए हैं, क्षेत्र पे बटे हुए हैं, भाषा पे बटे हुए हैं, पता नहीं किस किस पे यस के बावजूद हम में से कोई, बाकी सब आपस में बहस कर सकते हैं, बुराई कर सकते हैं, वो पार्टी खराब है, वो पार्टी अच्छी है, वो ये है, वो है, परंतु व्यवस्था पर, भारत की व्यवस्था पर क्या हमें अपना भरोसा है या नहीं है? है सर, है भरोसा है। इंडिया पर भरोसा होने का मतलब यहाँ के संविधान पर भरोसा है।
अगर हम इन 71 सालों में भारत के साथ आजाद हुए देशों के ऊपर अगर रिसर्च करेंगे तो बहुत सारे देशों में कई बार संविधान पलटा जा चुका है। नेपाल में अभी कुछ समय पहले भी संविधान बना है। पाकिस्तान में कई बार उसको तख्ता पलट हो चुका है, तख्ता पलट हो जाता है, आर्मी आ जाती है, फिर कुछ और आ जाता है। कितने जो स्टेट है वो अनस्टेबल स्टेट है। भारत और पाकिस्तान एक साथ एक दिन के अंतर में बनाए गए, पर पाकिस्तान में अब तक 3 या 4 बार मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं याद, 3 या 4 बार सैन्य विद्रोह, सैन्य कूप हो चुके हैं, आर्मी कूप हो चुके हैं। आर्मी ने तख्ता पलटा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। नेपाल के अंदर में बड़ी बार जो है बदलाव ऐसे हो चुके हैं। बहुत सारे देश हैं हमारे आसपास के जिनमें हम देखते हैं भारत का संविधान मजबूती के साथ टिका हुआ है। क्यों टिका हुआ है? क्योंकि ये वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट है जो देश की यूनिक हालातों को अकाउंट फॉर करके चलता है। तो इसलिए हमारा संविधान बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत अच्छे से बनाया गया और अच्छे से रिसर्च किया गया डॉक्यूमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टी प्रकाशम की हम बात करते हैं। तमिलनाडु के महत्वपूर्ण नेता कौन थे? सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु के महत्वपूर्ण एक नेता थे। के केलप्पन केरल के महत्वपूर्ण नेता थे सत्याग्रह में। ऐसे ही टी प्रकाशम है जो आंध्र प्रदेश के एक महत्वपूर्ण नेता थे। जो गांधीयन नेताओं की बात कर रहे हैं हम केवल, उसके अलावा भी थे। तमिलनाडु में तो अपनी एक अलग परंपरा है, जस्टिस पार्टी है। कभी टाइम मिलेगा तो उस पर चर्चा करेंगे, आगे चर्चा होगी उस पर, ठीक है। तो टी प्रकाशम आंध्र प्रदेश के जो महत्वपूर्ण गांधीयन नेता हैं, वो पहले आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। उन्हें आंध्र केसरी भी कहा जाता है, ठीक है। कांग्रेस के वॉलंटियर्स के साथ मिलकर बुलबुल में इन्होंने बड़े बड़े प्रदर्शन किए, साइमन कमीशन का विरोध किया। टी प्रकाशम। फिर इसके बाद EMS नंबूदरीपाद एक कम्युनिस्ट नेता थे, ठीक है। ये कम्युनिस्ट नेता थे और बाद में चीफ मिनिस्टर बने केरल राज्य के। केरल के चीफ मिनिस्टर बने EMS नंबूदरीपाद। पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बने। मतलब आजाद होने के बाद लगभग सभी जगह पर कांग्रेस की सरकार बनी, पर EMS नंबूदरीपाद पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर बने, पहली ऐसी पार्टी बनी कम्युनिस्ट पार्टी केरल के अंदर में जिसने कांग्रेस को हराया। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन वर्ल्ड। हाँ, ये दूसरी इनकी विशेषता है। अब तक जैसा मैंने कहा, कम्युनिस्ट नेता ज्यादातर जगहों पर किस पर विश्वास रखते हैं? तख्ता पलटने पर, क्रांति करने पर। परंतु ये ऐसे वो बने जिन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन के द्वारा कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की। ये एक रेडिकल लीडर थे। इन्होंने लैंड और एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए केरल में महत्वपूर्ण काम किया, जो कि बाद में और राज्यों में भी तब्दील किया गया। भारत के अंदर एक बहुत जरूरी चीज थी, वो था लैंड रिफॉर्म, ठीक है। भारत के अंदर में भूमि सुधार। भूमि सुधार का मतलब क्या होता है? जिन लोगों के पास ज्यादा भूमि है और भूमिहीन है उनको सर उन लोग को बांट देना भूमि, ठीक है। बहुत बराबर हिस्से में बांट देना सब। हाँ, अगर आप में से किसी को क्लियर ना हो, वैसे मुझे भी मतलब, क्योंकि शब्द से ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। भूमि सुधार का मतलब जमीन की क्वालिटी सुधारना नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपको कभी ये सवाल आ जाए कि व्हाट इज लैंड, भूमि सुधार का मतलब क्या होता है? जमीन की उसको गुणवत्ता को सुधारना नहीं होता। भूमि सुधार का मतलब है कि जो जमीन है, जैसा हमने पहले कहा, जमीन किसकी होनी चाहिए? जोतने वाले की, ठीक है। सर बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है सर, प्लीज बंद कर लीजिएगा, माइक्रोफोन ऑन है।
जमीन किसकी होनी चाहिए? किसान की होनी चाहिए जो उस पर खेती करता है, क्योंकि वो किसान है। अगर मान लीजिए मेरे दादा परदादा या किसी के दादा परदादा ने 100-500 जमीन किसी तरीके से कलाकारी करके अंग्रेजों से मिलके या किसी भी तरीके से कब्जा कर लिया है। अब मैंने अपनी जमीन पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे कि भैया यहाँ एक काम किसान काम करेगा, या बी किसान काम करेगा, या सी किसान काम करके ऐसे अपनी जमीन को बांट दिया है। और हर एक से कह दिया कि भैया 50% बटाई चलती है ना। बटाई का रेट क्या चल रहा है आजकल गाँव में? ठीक है, बटाई का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को पता, जिसको ना हो उसी के लिए बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ। बटाई का कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर ये टेनेंट होता है, जमीन मेरी है, जमीन पर कब्जा मेरा है, तो मैं ये कह देता हूँ कि भैया देखो जितनी फसल उगेगी आधी मेरी आधी तेरी, मेहनत तुम्हें करनी है, बीज पानी सब कुछ लगाना है, क्योंकि जमीन मेरी है तो इसलिए आधी उपज मेरी। अब ये आधा जो है बेचारा किसान साल भर उसमें मेहनत करता है, ठीक है, काफ़ी हार्ड वर्क है, साल भर उसमें उसकी देखभाल करता है कि मेरी फसल को नुकसान ना हो जाए, बीज पानी खाद और दुनिया भर की चीज़ करता है, कटाई छटाई करता है, फिर उससे गेहूं निकालता है। इतनी मेहनत उसने करी। और हमारे जो जमींदार जी हैं उन्होंने क्या किया? जमींदार जी क्या करते हैं? आधा हिस्सा ले लेते हैं। बिल्कुल तैयार हो जाती है तो भी आधी तेरी आधा मेरे लिए रख दो भाई, तेरे जो है 100 बोरी सीधा सीधा सर, बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं किया। क्या सिर्फ उसको भी पता नहीं उसके दादा के दादा के दादा किसने वो जमीन कैसे हासिल करी, कुछ नहीं पता। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने सबको ऐसे ही बांट दी, किसी कोई भी खड़ा हो गया उनको दे दी कि ठीक है ये जमीन तुम्हारी हो गई, वो उस पर तब से कब्जा किए बैठे हुए। अब ये सबसे, और जितने ABCD, A से लिया, B से लिया, C से लिया, D से लिया, और जो इतना बढ़िया पैसा आ गया, खूब सारी आमदनी आ गई, कोई इंग्लैंड घूम रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ठीक है, अपना शौक से बढ़िया से रह रहे हैं, और बेचारे मजदूर भूखों मर रहे हैं, जो किसान है वो भूखों मर रहे हैं। तो क्या ये व्यवस्था सही व्यवस्था है? नो सर, नो सर, है ना, ये किसी भी तरीके से सही व्यवस्था नहीं की जा सकती भाई। जो जमीन, तो एक कॉन्सेप्ट आज़ादी के तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं भाई ये जमीन का ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है, नाजायज है, और ये नहीं होना चाहिए, इसको बदला जाना चाहिए। तो भूमि सुधार की बात, लैंड रिफॉर्म की बात हुई कि भूमि को बांटा जाना चाहिए, जो जमीन जो है जमीन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लोगों में किया जाना चाहिए, और जहां तक कि जो जमीन जोत रहा है उसको किया जाना चाहिए। जब आज़ादी की बात थी, आज़ाद नहीं हुए थे, तब तक ये नारा दिया गया कांग्रेस के द्वारा कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे, अंग्रेज चले जाएंगे, तब हम भूमि सुधार करेंगे। परंतु जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद कुछ ही राज्यों को छोड़कर ज़्यादातर जगह भूमि सुधार नहीं किए गए, लैंड रिफॉर्म नहीं किए गए, भूमि का जो वितरण होना था वो नहीं हो सका। केवल केरल, जम्मू कश्मीर और कुछ शायद वेस्ट बंगाल, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां थोड़ा बहुत। लैंड सीलिंग एक्ट इसी से संबंधित है। लैंड सीलिंग एक्ट एक दूसरा तरीका है इसी चीज को करने का, उस पर भी अगर चाहेंगे तो बात कर सकते हैं। तो वो भूमि सुधार नहीं हो सके, और उस तरह से आज भी यथास्थिति बाकी है। मतलब यथास्थिति तो नहीं है, काफ़ी कुछ बदला है, परंतु फिर भी बहुत कुछ अभी भी बदले जाना बाकी है। आज भी हमारे किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। खास तौर पे मैं ये व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूँ कि जो दलित समुदाय के लोग किसी भी गांव में रहते हैं उनके पास आज भी कोई ज़मीन नहीं है। मैं बहुत सारे गांव में घूमता रहा हूं और मैंने वहां पर बात की है, आप लोग भी अपना इनपुट दे सकते हैं। ज़्यादातर जगहों पर किसी के पास, मतलब जैसे मान लीजिए वहां पर 100 घर हैं, 200 घर हैं, तो 200 घरों में 2 घरों में 3 घरों में 4 घरों में ही ज़मीन होगी। ज़्यादातर घरों पर कोई ज़मीन नहीं होती, और जिनके पास होती भी है वो ज़मीन होती है 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, कभी कभी आधा बीघा। तो आज भी जो दलित समुदाय है, जो अनटचेबल समुदाय है, वो आज भी उसके पास कोई ज़मीन नहीं है, वो आज भी
भूमिहीन मजदूर है, जिसको हम लैंडलेस लेबरर कहते हैं। और समुदाय के लोग भी होंगे, पर दलित समुदाय के लोग भी आज ज्यादातर जगहों पर भूमिहीन मजदूर हैं, उनके पास कहीं जमीनें नहीं है। तो ये चीज बदलनी चाहिए। संविधान में दलित शब्द का कोई जिक्र ही नहीं है सर, दलित शब्द का कोई जिक्र नहीं है संविधान में, तो फिर हम दलित दलित क्यों करते हैं सर? दलित एक कन्वेंशनल शब्द है। देखो, दलित एक शब्द है, कन्वेंशनल शब्द है, जिसको हम कन्वेंशन के आधार पर, कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी शब्द का जन्म संविधान से होना चाहिए, किसी भी शब्द का जन्म संविधान से हो, ये तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। दलित शब्द का मतलब है कि एक ऐसा तबका, क्योंकि ये कॉमनैलिटी की बात है, संयुक्तता की बात है। वैसे तो ये तबका जो है जातियों में बटा हुआ तबका है कि बहुत सारी जातियां हैं, एक्स जाति, ए जाति, बी जाति, हर एक जगह की क्षेत्र की अपनी अपनी जातियां हैं जिसमें बटा हुआ है। परंतु इन जातियों की कुछ कॉमनैलिटी है, ठीक है, इनमें कुछ कॉमन है। सब में 100% हो कॉमन ना भी हो, परंतु कई चीजें कॉमन हैं। जैसे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में छूत छात का व्यवहार करना, ठीक है, ये चाहे आप तमिलनाडु से लेके, हो सकता है तमिलनाडु में जातियों के नाम बिल्कुल अलग हो जाए, बिहार में अलग हो जाए, पंजाब में अलग हो जाए, परंतु जो छूत छात की परंपरा है, टचेबिलिटी है कि भाई हम आपके यहाँ खाना नहीं खाएंगे, हम आपका ये नहीं करेंगे, ये जो छूत छात है आज भी बहुत गाँव में और इवन शहरों में भी ये चीज एग्जिस्ट करती है। आज भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है। तो एक कारण हमें छूत छात कॉमन है सबकी, अक्रॉस इंडिया हमें ये चीज दिखाई देती है। आर्थिक स्थिति, ठीक है, जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो एक जैसी है लगभग। आप ऊपर जम्मू कश्मीर से शुरू करके तमिलनाडु चले जाइए, गुजरात से लेके उधर नॉर्थ ईस्ट तक चले जाइए, आपको आर्थिक सामाजिक स्थिति हर जगह पर आपको वही लोग हाशिए पर खड़े दिखेंगे। गाँव के किनारों में घर होंगे, कच्चे पक्के टूटे फूटे मकान दिखाई देंगे, कहीं सड़कें बहुत मुश्किल होगी, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं होगी, कोई काम धंधा नहीं होगा, ढंग के कपड़े नहीं होंगे, एजुकेशन नहीं होगी, शराब खूब पी जा रही होगी, किसी तरीके का कोई मीनिंगफुल एंगेजमेंट नहीं दिखाई देगा। ये सब कॉमन है, ठीक है, जातियों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर ये जो फीचर्स है ये कॉमन है। और इसीलिए इस कॉमन स्थिति के लिए एक शब्द हमने किसी ने डिवाइस किया, किसने किया मैं नहीं बता सकता, मैंने एक बार जानने की कोशिश की थी, पर डॉक्टर अम्बेडकर ने शायद किया, पर इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि क्या उन्होंने ये शब्द इजाद किया था। तो बेसिकली ये कॉमन पर्सपेक्टिव देता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक कॉमन परिस्थितियों से बंधे हुए हैं, और क्योंकि कॉमन परिस्थिति से बंधे हुए हैं तो शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि ये कॉमन परिस्थिति से बंधे होने के कारण ये कॉमन गोल भी होना चाहिए कि कैसे वो इससे मुक्त हो सकें, क्या करें जिससे वो इससे मुक्त हो जाएं, और देश में, ये दुनिया में ये जो जाति की व्यवस्था है, जो भेदभाव की नीति है, ये बदल जाए। इस आज की क्लास को हम खत्म कर लेते हैं, हम अपने टाइम से एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। पी थेगरैया चट्टी, ठीक है, ये नॉन ब्राह्मण पॉलिटिकल एंटिटी इन्होंने बनाई। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि नॉन ब्राह्मण मूवमेंट क्या था तमिलनाडु का, और लोअर कास्ट मूवमेंट क्या था। तो ये थेगरैया चट्टी जो है, इन्होंने ये मूवमेंट की शुरुआत की, इनके साथी टी.एम. नैयर और नटेशा मुदलियार थे। के कामराज, ठीक है, ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे जो 60s में चीफ मिनिस्टर बने, और ये इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को सरकार में लाने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति कहे जाते हैं। इन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है के कामराज को। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में, तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में एजुकेशन लाना, मिड डे मील स्कीम लाना, ठीक है, ये इनके समय में मिड डे मील, मतलब मिड डे मील का विचार इनका, और बाद में इनको भारत रत्न की उपाधि भी 1976 में दी गई,
के कामराज, जो तमिलनाडु के एक महत्वपूर्ण नेता हैं। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स, केरल की पॉलिटिक्स, आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स से हम बहुत परिचित नहीं होते हैं। आखिरी आज के बात कर रहे हैं, इनका नाम है वेलाथल नारायण मेनन। ठीक है, वेलाथल नारायण मेनन। इन्हें महाकवि भी कहा जाता है, महाकवि। ठीक है, मलयालम भाषा के ये मशहूर पोएट हैं। इन्होंने लिखी किताब है जिसका नाम है साहित्य मंजरी। इन्होंने कथकली जो नृत्य है केरल का, कथकली कहाँ का नृत्य है, कहाँ का? केरल का। केरल का। कथक केरला यूपी का। कथक कहाँ का है? कथक यूपी का। यूपी, उत्तर प्रदेश। यूपी का है, यूपी इसीलिए करना चाहता है कि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। कथकली केरल का डांस है, ये याद रखना, के से केरल, और कथक डांस यूपी का डांस है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस है। बीएससी में कथक डांस को, कथकली को केरल में फेमस कराना, साहित्य मंजरी मलयालम भाषा को प्रमोट करना, ये सब उनकी कुछ खास उपलब्धियां रही हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंसेस जो कांग्रेस की थी उनको एक्सेप्ट किया और रॉयल ऑनर को रिजेक्ट किया वी वलाथल नारायण मेनन ने। ठीक है, तो ये केरल के महत्वपूर्ण नेता हैं। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। और सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछो सवाल। जो हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल जी की बनाई गई है, उसमें 52 गांव जो एसटी समुदाय के आते हैं, और उन एसटी समुदाय के गांव को उजाड़ दिया गया। आज तक उनको कोई भी फाइनेंस रूप से या तो ना तो जमीन दी गई और ना ही उनको आर्थिक रूप से मुआवजा दिया गया। ये कहाँ तक? देखो, मैं एक चीज कहूँ, देखो मैं जनरली राजनीतिक सवालों में नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये एक बड़ा सवाल नहीं है, ये मेरी समझ से राजनीतिक सवाल है और बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि आज हमारे देश के ज्यादातर गांव में लोग उजड़े पड़े हुए हैं। इससे सहमत हो? नहीं। यस सर, बहुत सारे फैक्ट्रियां लगी हैं, वहाँ दिया गया है। मैं ये कहूँगा कि भारत में ज्यादातर गांव में ज्यादातर युवा इसी परिस्थिति का सामना कर रहा है। तो क्यों हम केवल एक ही तरफ देखें? क्यों ना हम एक वाइडर पर्सपेक्टिव में सोचें? क्यों ना हम एक स्कॉलर की तरह सोचना शुरू करें? देखिए, जब हम बायस होकर चीजें सोचने लगते हैं तब हम चीजों के हल नहीं ढूंढ पाते। अगर हम बायस को हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्वाग्रहित होकर एक पक्षीय विचार रखेंगे, ठीक है, हम 52 गांव या किसी एक खास तरीके की चीज पर, एक खास पार्टी या सरकार के द्वारा किए गए कदम पर फोकस रखेंगे, तो हम एक तरफ कदम रखने की बजाय की गलती करते हैं और दूसरी तरफ हम उन दूसरों को मुक्त कर देते हैं। अगर हम किसी एक को गलत बोलते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई तुमने गलत किया, हम बाकियों को ये बरी कर देते हैं कि भाई तुमने नहीं किया, एक तरह से ऐसा कर देते। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत देश की सवाल जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत में लोगों की समस्याएं कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। गांव हमारे सब उजड़े पड़े हुए हैं। गांव में जहाँ भी, जिस भी गांव में जाओ आप, वहाँ पर लोगों के पास कोई काम नहीं है, लोगों के बच्चों के पास कोई शिक्षा नहीं है, कई घरों में तो खाने को अनाज नहीं है। मैं मेडिकल कैंप लगाने का, जब ये कोरोना का समय हुआ, गांव-गांव जाकर कैंप लगाने का काम शुरू किया और मुझे ये पता है कि जिस भी गांव में मैं गया, उस गांव में महिलाओं ने, मुझे ये बात समझ आई कि महिलाएं जो है ग्रॉसली अंडर न्यूट्रिटेड है। उनको कोई बीमारी नहीं है, उनको एक ही बीमारी है जिसका नाम है गरीबी, खाने का अभाव। सारी महिलाएं, मैंने जितनी महिलाएं देखी, जितने भी जगह पर मैं मेडिकल कैंप करने गया,
जहां भी गए अगर 100 मरीज इकट्ठा हुए तो उनमें से 80 विमेन थी, 80 विमेन थी। अब इसका कारण क्या हो सकता है? गरीबी, नेगलेक्ट, क्योंकि फ्री का मेडिकल कैंप है तो वो महिलाएं अपने को दिखा सकती हैं। अगर सर जेंडर बायस भी है सर। जेंडर बायस तो है ही। जब डॉक्टर को फीस दे के दिखाना है, डॉक्टर के लिए चाहे गाँव में 50 रुपया 100 रुपया भी फीस होती होगी, परंतु एक तो घर में पैसा नहीं है और दूसरा महिलाएं सेकेंडरी प्रायोरिटी रखती हैं इलाज के मामले में। मैंने कोरोना के लिए कैंप लगाने शुरू किए थे और मेरे को ऐसा लगा था कि बहुत सारे वैसे लोग आएंगे, पर ज़्यादातर इलनेस क्या दिखी, हम जिन दवाइयों को कोरोना की दवाइयों को लेके गए थे वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी लोगों को कोरोना की दवाइयों की। किस चीज़ की वहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी? मल्टीविटामिन की। जितना मल्टीविटामिन लेके गए थे, बहुत सारा एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन लेके गया था मैं, कैल्शियम की गोलियां लेके गया था, सारी बढ़ गई थी। 2 बार खरीदनी भी पड़ी तब भी खत्म हो गई। तो ये क्या चीज दिखाता है? मल्टीविटामिन। सभी को, जितनी विमेन थी ज्यादातर को आयरन का सिरप, आयरन टॉनिक, अनीमिया हो क्योंकि ज्यादातर वो अनीमिक है। लड़कियां ज्यादातर अनीमिक हैं, खाने को भी नहीं है। तो ये हमारे सामाजिक सवाल है। मैं इसलिए ये हमेशा कहता हूँ, शायद आप में से बहुत सारे मुझसे डिसएग्री भी कर जाओगे, ज्यादातर लोग डिसएग्री करते हैं कि सामाजिक सवाल महत्वपूर्ण है। ये कोई राजनीतिक सवाल नहीं है और इसमें मैं किसी एक आदमी को दोष भी नहीं दे सकता हूँ। क्या हम इसके लिए किसी आज की सरकार को दोष दे सकते हैं? नो सर, सरकार को दोष दे सकते हैं कि नहीं भैया पहले की पार्टी ने नो सर, नहीं। ये मैं तो कहूँगा किसी सरकार का भी दोष नहीं है, इस सरकार का दोष है भी नहीं। सरकार से ज्यादा ये समाज का दोष है। ये भारत एज अ सोसाइटी फेल हो रहा है कि आज हमारे समाज में ये स्थिति है। हमारे जहाँ हम कहते हैं 70% जिन गाँव में आबादी रहती है उनकी ये स्थिति है कि लोग, क्योंकि ये मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी हो क्यों रही है? क्योंकि उनके वो मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो भूखों मर रहे हैं, पर ऐसा है कि उनके पास न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, खाने की गुणवत्ता नहीं है। खाना खा लिया, खाना खा लेना एक बात है और इसको हम अपने मेडिकल टर्म में भी यूज करते हैं, इसको हम हिडन हंगर, ये हिडन हंगर के सिम्टम्स है। जैसे पहले आज से 30, 40, 50 साल पहले जो भूख होती थी वो भूखमरी होती थी, लोगों के पास खाना ही नहीं होता था, अनाज भी नहीं होता था, लोग ऐसे ही मतलब जब अकाल पड़ता था 70 तक ये अकाल पड़ते रहे, 70 के बाद अकाल पड़ने बंद हो गए। परंतु आज भी अकाल की स्थिति है, हिडन हंगर है। ठीक है, आपने गेहूं खा लिया पर आपको न्यूट्रिशन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, क्योंकि प्रोटीन महंगा आता है तो उपलब्ध नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि देखो, एज एन स्टूडेंट, एज अ टीचर, हम सबको ये समझना चाहिए कि क्यों ना हम देश के बड़े सवालों पर सोचना शुरू करें। हमारा सवाल छोटा नहीं है, हमें बड़े सवाल पर मैं आप लोगों के बच्चों के बीच में, आप लोगों के साथ पढ़ाई कितने 5 साल से ये काम कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कितनी मुश्किल स्थिति है बच्चों की। मैं चाहे कितना भी मोटिवेट कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, ज़्यादातर बच्चे, जब हम इंटरव्यू लेते हैं, मैं इंटरव्यू लेता हूँ, ज़्यादातर बच्चे खुद ये कहते हैं कि सर हमारी तो कोई पढ़ाई नहीं हुई। उनको उनके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के ऊपर भी सवाल पूछो, उन्हें वो नहीं पता। यहाँ तक स्थिति है कि बच्चे ग्रेजुएट हो गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट MA हो गए हैं, और उनसे पूछो कि भाई आप अपने सब्जेक्टों के नाम, आपने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े, उनके नाम गिना दो, वो उनके नाम नहीं गिना पाते। मैंने ग्रेजुएशन में क्या क्या विषय पढ़े, शिक्षा की गुणवत्ता कितनी खराब हो गई है। और ये कोई पार्टी या राजनीतिक सवाल नहीं है, ये सामाजिक सवाल है, इसको हमें समझना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हमने अपने समाज को 2 हिस्सों में बांट लिया है। एक तथाकथित हैव नॉट्स का समाज है, जिसको मैं अपने तरीके से, हमेशा मेरे लिए समाज में 2 हिस्से हैं, हैव्स एंड हैव नॉट। जाति और बाकी चीज़ों को मैं ज़्यादा नहीं मानता हूँ, पर मैं समाज में यही चीज़ मानता हूँ कि समाज में 2 लोग हैं,
एक हैव है, एक हैव नॉट है। एक पक्ष है जिसके पास सब कुछ है, जिनमें हम लोग आते हैं। हम सारे लोग ज़्यादातर, क्योंकि आप इस मोबाइल पर पढ़ रहे हो, मैं इस लैपटॉप से बोल रहा हूँ, मेरे पास इंटरनेट है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास उसे रिचार्ज कराने की क्षमता है, मेरे पास इंटरनेट पे करने के बिल पे करने की क्षमता है। हम लोग क्या हैं? हम लोग हैव्स हैं, हम लोग हैव हैं, हम वंचित नहीं है। मैं आपको बहुत फ्रेंकली बोलूं, हम कुछ भी कहें, हम हैव्स हैं, हम हैव नॉट नहीं है। हैव नॉट वो है, वो बच्चा जिसको स्कूल जाने का मौका भी नहीं मिला, गया भी तो पता नहीं वहां क्या करके आया, मास्टर ने मार के भगा दिया या क्या हुआ, किसी ने। अब बच्चे का तो मन है, कोई आप पढ़ना चाहते हो, आप में से कोई इंटरेस्टेड होगा पढ़ने में? मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड होता है। माँ बाप भेज देते हैं, समझा देते हैं, मार पीट के भेजते हैं, एनकरेज करते हैं, सोसाइटी एनकरेज करती है, तो बच्चा पढ़ता है, मोटिवेटेड होता है। और उसे कोई मोटिवेशन नहीं है और उसे छुट्टी मिल रही है तो उसे तो मजे आ गए, ठीक है, स्कूल से छुट्टी मिल जाए तो बढ़िया घूमेगा फिरेगा। परंतु वो तबका है जो हैव नॉट्स का तबका है, और हमें सोचना चाहिए कि कहीं हमारा देश, हमारी सोसाइटी इन हैव और हैव नॉट में तो नहीं बढ़ते जा रहा। लगातार ये खाई गहरी तो नहीं होती जा रही। जैसे जैसे ये खाई गहरी होती जाएगी, तैसे तैसे हमारा देश, जिस देश को बनने में, आपने कहानी पूरे देश की सुनी कि कैसे हमारे देश में 1757 में कितनी आसानी से अंग्रेज विजयी हो गए। क्यों हो गए थे? एकता नहीं थी। यार एकता क्यों नहीं थी? सर डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड, अभी तो अंग्रेज आए नहीं, कौन डिवाइड कर रहा था? We were already divided. हम खुद में डाइवर्स थे सर। हम बटे थे। अगर देश एक होता, लोग एक होते, तो क्या अंग्रेज 3000 लोगों की सेना से रॉबर्ट क्लाइव हरा देता? क्या संभव था ये? क्या ये जो सेना एक छोटे से जहाज में कितने लोग बैठ के आ सकते हैं? 1000-2000 से ज्यादा तो आ नहीं सकते। उतने लोग आए और पूरे भारत को जीत लिया। क्यों जीत लिया? क्योंकि हम बटे हुए थे। मैं बंगाल हूँ, मैं अवध हूँ, मैं मद्रास, मैं वो क्या, अवध मद्रास नहीं बोलते थे, कुछ और बोलते थे उस समय पर, आंध्रा हूँ, मैं तमिल हूँ, मैं ये हूँ, मैं फला, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, मैं अमुक जाति हूँ, मैं एक्स धर्म हूँ, मैं वाई धर्म हूँ, मैं फलाना हूँ। हम क्या कर रहे हैं? मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ। हम क्या कर रहे हैं? हम खाइयाँ खड़ी कर रहे हैं। और जब खाई खड़ी होती है तो क्या होता है? हैव्स को ये नहीं कभी गलतफहमी रखनी चाहिए कि अगर हैव हमारे तो भैया बढ़िया कट रही है। हम लोग ये सोचें कि भाई हमारी तो बढ़िया कट रही है, अपना पढ़ रहे हैं, कल को कुछ बढ़िया बन जाएंगे, कोई कलेक्टर बन जाएगा, कोई डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा, कोई एसडीएम बन जाएगा, तो बढ़िया तरीके से पैसा आएगा, थोड़ा सा ऊपर से आएगा, थोड़ा नीचे से आएगा, अच्छी जिंदगी कटेगी, बढ़िया मौज से ठाठ से रहेंगे। अब हमें क्या मतलब इन हैव नॉट्स का? ऐसा सोच सकते हैं हम, पर ये बहुत भारी गलती है। जब देश डूबता है तो वो ये नहीं देखता कि कौन कौन डूब रहा है। जब अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने ये नहीं किया कि नहीं 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 भाई हम केवल जो है अमुक जाति को ही तंग करेंगे, अमुक धर्म को ही तंग करेंगे, हम अमुक लोगों का ही एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, अमुक क्षेत्र का ही एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। ऐसा तो नहीं किया ना उन्होंने, या किया? नो सर। भाई एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने तो इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन किया, इंडिया का दोहन किया, भारत का दोहन किया उन्होंने। इससे क्या मतलब कि वो कौन सी जाति, वो हैव, मुझे तो भैया पैसा चाहिए, हैव से आए या हैव नॉट से आए, मुझे क्या मतलब है? जो शोषण करने वाला आदमी है, जो बाहरी शक्ति है, उससे क्या मतलब? तो अगर हम बेहतर देश चाहते हैं तो हमें इन हैव नॉट्स को अपने साथ लाना ही होगा, हमें वंचित तबके को अपने साथ जोड़ना ही होगा। तभी हम एक बेहतर देश, जो राष्ट्रवाद का सपना हमारे इन लोगों ने देखा, अपने प्राण त्याग दिए, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए, वो पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे। क्यों करते रहे? केवल एक बेहतर इंडिया, एक ऐसा इंडिया, एक ऐसा भारत बनाने के लिए जो
मतलब सशक्त भारत बने, जो मजबूत भारत हो, जिसके ऊपर कोई देख नहीं सके, जिसमें लोग मजबूत हो। तो मेरा जो अपना समझ है, मेरी जो अपनी उद्देश्य है, मेरा जो अपनी सोच है, वो यही है कि क्या हम एक ऐसा भारत बना सकते हैं, क्या वो भारत बनाया जा सकता है जहाँ कोई खाई नहीं होगी। ये थोड़ा सा आदर्शवादी और आइडियल लग सकता है, बट फिर भी मेरा ये अपना सपना है कि क्या एक ऐसा देश, एक ऐसा समाज बन सकता है जहाँ कोई हैव ना हो, जहाँ कोई हैव नॉट ना हो, सब हैव्स हो, सबके पास पढ़ने का मौका हो, सबके पास अच्छा जीवन हो, सब खुश हो, सब बेहतर तरीके से रह पाए। तो पता नहीं हो भी सकता है, नहीं हो सकता, बट ठीक है, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा काम, मेरा प्रयास करना होना चाहिए। मुझे उसके फल की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, जैसा हमें बुद्ध धर्म में और गीता में भी कहा जाता है कि भाई फल की चिंता मत करो, कर्म पर विश्वास करो। और यही बात मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि आप लोग भी पढ़ते समय कर्म पर ज़्यादा फोकस करना, फल पर फोकस मत करना कि मेरा रिजल्ट क्या हो रहा है। आप ये सोचना कि मैंने पढ़ाई क्या की, मैंने कितनी मेहनत की अपने उद्देश्य के लिए। और जो आपका बड़ा टॉल और वो होगा उद्देश्य कि भाई मुझे अपने जीवन में करना क्या है, आपका जीवन का उद्देश्य IAS ऑफिसर बनना नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बनना होगा या नहीं बनना होगा, अगले 2-4 साल में आप बन जाओगे। जो भी बनना होगा अगले 30 साल की उम्र तक लगभग सब कुछ ना कुछ बन जाओगे, अपने घर में सेटल हो जाओगे। परंतु जीवन में एक बड़ा उद्देश्य होगा, उसके लिए काम करना और अच्छे से अच्छे बनना। ठीक है, चलिए, बहुत उपदेश हुआ आज के लिए। आप लोग मेहनत करिए, अच्छे बनिए। थैंक यू। Have a nice day. Thank you, Thank you sir. very much, sir. Have a nice day, sir. Bye.